हम लोग शुरू कर रहे हैं, हाँ, तुगलक वंश, है ना। तुगलक वंश, तुगलक वंश के पहले हम लोग राजा देख लेते हैं। इसका है 1320 से 1412, कहीं कहीं 1414 ईस्वी तक भी इसका कार्यकाल मिलता है। ठीक है, हम लोग राजा का नाम लिख लेते हैं लाइन से। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, है ना, और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। हालांकि मेन रूप से ये 3 राजा जो हैं तुगलक वंश में प्रमुख रहेंगे। ठीक है, इसके बाद भी राजा हैं उसको भी देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक शाह, अगला है गयासुद्दीन तुगलक शाह, है ना, इसको द्वितीय बोलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक था ना, उसी का द्वितीय हो गया गयासुद्दीन तुगलक शाह। क्लियर। अगला है अबू बकर, ठीक है। उसके बाद है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। अगला है नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, और अंतिम है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। देखो अंतिम राजा का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि हमेशा कोई क्वेश्चन में टैकल करता है कि अलाउद्दीन सिकंदर शाह, है ना, तुगलक वंश का अंतिम राजा है। तो लाइन से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 7, और ये 8वां राजा है अंतिम में। क्लियर। हाँ, अगर कार्यकाल की बात करें तो 1320 से लेकर के 1325 तक इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है। दूसरा का 1325 से लेकर के 1351 तक कार्यकाल रहा है ना। इसका फिर कार्यकाल को देखते हैं तो 1351 से लेकर के 1388 तक कार्यकाल रहा है। देखो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इसका फिरोज शाह तुगलक का, ध्यान रखना, है ना। 51 से 88 कितना साल हो गया, लगभग 37 साल, है ना। इसका भी रहा है लेकिन 26 साल। क्लियर। 1388 से 1389 तक इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है। 1389 से 1390 तक इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है। 1390 से 94 तक नसरुद्दीन महमूद शाह रहा है। ठीक है। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह रहा है। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद रहा है 1394 से लेकर 1412 तक, 1394 से 1412। उसके बाद रहा है अंतिम में अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अंतिम वाला हालांकि ये है ना। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये 94 में ये बना था, बीच बीच में 1394 में, है ना, लेकिन ये उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाने कारण इसको हटा दिया गया। हटाने के दौरान क्या होता है कि उसके बाद नसरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली तो सही, है ना, लेकिन सत्ता संभालने के दरमियान पूरा का पूरा डर इसका भी बैठा हुआ था कि ये भी कहीं ना कहीं अटैक कर दे। हाँ, इसका अलाउद्दीन सिकंदर शाह का। ये सत्ता जब संभाला, इसको सत्ता से हटा दिया गया। हटाने के बाद नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद एक डर सर लगा रहता था कि ये कहीं ना कहीं आए, इसको भगा दिया गया था। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये आए, है ना। तो हालांकि अंतिम वाला जो राजा है वो है नसरुद्दीन महमूद, ऐसा बोला जाता है। लेकिन कुछ कुछ इतिहासकारों का मानना क्या है कि अलाउद्दीन सिकंदर शाह नसरुद्दीन महमूद के मरने के बाद 6 महीने या 7 महीने तक गद्दी पर बैठा था, है ना। तो ये बीच में तो आया था 1394 में, लेकिन इसका कार्यकाल लास्ट वाला नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों का मानना है कि अलाउद्दीन सिकंदर शाह
अंतिम शासक है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, है ना, नसरुद्दीन महमूद जो है वो है अंतिम शासक। बात समझे? थोड़ा सा इतिहासकारों में डिबेट है, बात समझ आई, कि अंतिम शासक कौन है, तो नसरुद्दीन महमूद। कोई बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, अलाउद्दीन सिकंदर साहब फिर से अपना गद्दी को वापस लिया था। वापस लेने के बाद उसके बाद फिर 6 महीने तक शासन किया था। 6 महीने शासन करने के बाद फिर कौन 6 महीने शासन किया? ये अलाउद्दीन सिकंदर साहब, मतलब पहले शुरू में भी शासन किया, बीच में आकर के, फिर लास्ट में जब कुछ लोग डिबेट है, नहीं समझे, इसमें डिबेट चलता है। होता क्या है ना कि जैसे इतिहासकार लोग जब हमारा इतिहास लिख रहे थे तो बहुत सारे स्रोत खोज रहे थे। कुछ स्रोत में मिला कि अलाउद्दीन सिकंदर साहब 1394 में गद्दी बैठा, 1394 में बैठा, है ना, तो 3 या 4 महीने गद्दी पर बैठा बीच में, फिर इसको हटा दिया गया। लेकिन जब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, या फिर बोल सकते हो कि हत्या हुई, है ना, तब उसके बाद फिर अलाउद्दीन सिकंदर साहब कुछ समय गद्दी पर बैठा है। तो कुछ लोग का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अलाउद्दीन सिकंदर साहब फिर चला गया था, उसके बाद वापस ही नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, अलाउद्दीन सिकंदर साहब वापस आया था, वापस आने के बाद फिर से सत्ता संभाली, सत्ता संभालने के बाद उसके बाद 6 महीने तक शासन किया और अंतिम राजा के रूप में इसको देखा जाए। लेकिन क्वेश्चन जहां पर पूछता है तो क्वेश्चन में कहीं पर क्वेश्चन ये देता है ना, और कहीं पर आंसर ये देता है। लेकिन ज्यादातर आंसर जो है 90% का आंसर के चांसेस होते हैं नसरुद्दीन महमूद का। क्लियर? तो कभी क्वेश्चन आए कि तुगलक वंश का अंतिम शासक के रूप में किसको देखते हैं, तो नसरुद्दीन महमूद को देखते हैं। इस पर डिबेट है थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब एक एक राजा के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो राजा का क्या कारनामे थे। अबू बकर, क्लियर? हाँ हाँ, उतारो जल्दी से, क्या तुम लोग कर रहे हो? सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? हैं? सबसे कम कार्यकाल देखो किसका रहा। एक साल तो इसका कार्यकाल रहा है, ये तो 6 महीने, ये तो 20 दिन तक रहा भी है, ये तो 6 महीने गुजारा बेचारा। तो सबसे कम कार्यकाल तो इसी का हो जाएगा, अलाउद्दीन सिकंदर शाह का। चलो अब कहानी क्या है, कहानी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला राजा की कहानी शुरू करते हैं कि पहला राजा था जो खिलजी वंश का अंत करके, है ना। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इस वंश का अन्य नाम क्या है। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछ दिया था, अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है करौना वंश। कौन वंश? करौना वंश। क्लियर? ये अन्य नाम में आते हैं, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग एक पहला राजा के बारे में देखेंगे, उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, है ना। 1320 में गद्दी पर बैठा और 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। मतलब कि एक तरह से ये पहला राजा है जो तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक, है ना। इसकी माता हिंदू थी और पिता तुर्की से थे, ध्यान रखना। इसकी माता क्या थी? हिंदू थी, है ना। हाँ, और पिता तुर्क थे, तुर्क मतलब तुर्की वाला इलाका से, है ना। तुर्की वाले इलाका से होंगे तो मुस्लिम होंगे, है ना। क्लियर हो गए? हाँ। अरे आए वहां से ना, यहाँ रहे तो विवाह हो गया होगा। अरे इंडिया में तो थे ना तुर्क लोग, तुर्क आक्रमण तो हम पढ़ा चुके हैं ना, तो उन्हीं के साथ आए थे व्यापार बन के, फिर बाद में धीरे धीरे नौकरी करना शुरू किया खिलजी वंश वाला में। बात समझे? हाँ, अगला पॉइंट लिखो, तुगलक वंश का संस्थापक है ये। सबसे बढ़िया पॉइंट तो यही बनेगा, सबसे फेमस पॉइंट बनेगा, तुगलक वंश का संस्थापक है ये। तुगलक वंश का संस्थापक, इसको 2 उपाधियां मिली है, बताए थे ना। एक गाजी बेग इसका नाम था,
किसका सर गाजी गयासुद्दीन तुगलक का नाम था गाजी बेग, है ना। एक था गाजी तुगलक, एक बोलते हैं गाजी तुगलक। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भाई ये खिलजी वंश के टाइम में कहाँ का राज्यपाल संभाल रहा था, तो लिख लो खिलजी वंश के टाइम में दीपालपुर का राज्यपाल था ये, दीपालपुर का राज्यपाल था ये। क्लियर। दीपालपुर एक जगह है, वहां ये राज्यपाल के रूप में था। देखो ये उपाधि लिया था गाजी, गाजी तुगलक उपाधि लिया था जब मंगोल आए थे ना, तो मंगोल को परास्त करने के बाद इसने गाजी की उपाधि लिया था। और गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक। बात समझे, गाजी का मतलब होता है काफिर का घातक। ये कब लिया गया था, तो मंगोल को परास्त करने के बाद, है ना, मंगोल को परास्त करने के बाद। क्लियर। उपाधि गाजी हाँ उपाधि समझते हो, नहीं समझते हो। उपाधि का तो हाँ जैसे मान लो कि तुम एमबीबीएस करोगे, तुम्हारे अगर डॉक्टर लगेगा, है ना, एक उपाधि मिलेगा। तुम पीएचडी करोगे, तुमको एक उपाधि मिलेगा, है ना, डॉक्टर लगेगा। बात समझे। तो अब उपाधियां है कि तुमको मिलती है गवर्नमेंट से। पहले था उपाधियां कि कुछ काम किए और तुमको उस नाम की उपाधि दे दी गई, एक नाम से उपनाम टाइप का रखा गया। बात समझे। जैसे मान लो कि हम बोल दिए शेर का घातक तो शेर खां, बात समझे, वैसे एक उपाधि नाम रख दिया। मंगोलों का घातक तो गाजी नाम रख दिया। हाँ खिलजी वंश थी। खिलजी वंश के टाइम में ये दीपालपुर में राज्यपाल का काम करता था। कौन, यस गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मौका मिला, राजा को निपटाया वंशज, हाँ, और खुद राजा बन गया दिल्ली का। तो बोला कि वही राज्य वही वंश में नहीं, एक अपना वंश स्थापित किया, नाम रखा तुगलक वंश। नहीं समझे। मान लो कि क्लास है, क्लास पे किसी ने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद तो क्लास तो वही रहेगा, है ना, बच्चे भी लगभग वही रहेंगे, लेकिन नाम चेंज कर देगा, आदमी चेंज हो गया। सेम कहानी यही है कि इसमें नाम चेंज हो गया, आदमी चेंज हो गया। बात समझे। और उसके बाद फिर संस्थापक चेंज हो गया, तो पूरा 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 कहानी ही चेंज हो गया। से दो ही उपाधि है। हाँ इसका दो उपाधि है, गाजी बेग और गाजी तुगलक। गाजी तुगलक का उपाधि लिया था, गाजी तुगलक का मतलब होता है काफिरों का घातक। क्लियर। और हाँ, और गाजी तुगलक मंगोल को परास्त करने के बाद, मंगोल वही वाले मंगोल चंगेज खां वाला, हाँ चंगेज खां वाला मंगोल, बार बार जो घूमते रहता, घुमक्का आदि का था वो, और वो बार बार दिल्ली पर अटैक कर रहा था। इसीलिए मंगोलों के अटैक से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, कहाँ अपना राजधानी बनाने सोचा था, चित्तौड़, बताया था ना। मंगोलों के आक्रमण से निपटारा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी थी। सर अशोक सम्राट का पोता ही चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक पोता था चंद्रगुप्त मौर्य का, सम्राट अशोक पोता था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। हाँ क्लियर। चलो आगे बढ़े। हाँ देखो ये पहला सुल्तान है जिसके नाम के आगे गाजी लगा है, ये भी पॉइंट लिख लो। गाजी का मतलब है काफिरों का घातक। काफिर उसको माना जाता है जो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाए हैं, वो काफिर है। हम लोग हिंदू हैं। हाँ हम लोग काफिर हैं उसके लिए। बात समझे। हाँ इसने एक शहर बसाया, दिल्ली को बसाने वाला राजा यही था, उसका नाम रखा तुगलकाबाद, लिख लो। इसने एक शहर बसाया तुगलकाबाद, तुगलकाबाद शहर बसाया। उस शहर का वर्तमान नाम क्या है, दिल्ली। बात समझे। देखो दिल्ली शहर बसाया जरूर है, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाया नहीं है अभी तक, ध्यान रखना। दिल्ली एक छोटा सा शहर बसाया अभी, किसने बसाया है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। बात समझे। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति होगा कौन, तो मुगल वंश का शाहजहां। अकबर नहीं, शाहजहां। शाहजहां को अकबर कैसे बोल सकते हैं, मतलब सब एक के मिला दोगे, बेटा को बाप, बाप को बेटा, सब एक के है। पहला है बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। बात समझे। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। हाँ
औरंगजेब किन के बेटे बोले? शाहजहां के बेटा औरंगजेब। वो तो 4 बेटे थे शाहजहां के। शाहजहां के 4 बेटे थे, हाँ। हाँ, तो उसमें मंझला था औरंगजेब। तीसरा था। हाँ, वो बड़का को ना बड़का का नाम था दारा शिको। बड़का को औरंगजेब ने मार दिया था, मार करके खुद राजा बन गया था। तीनों दोनों ने सबको टपका दिया। हाँ, धीरे धीरे सबको टपका दिया था। चलो लिख लो। जैसे अशोक किया था। हाँ, जैसे 99 भाई को हाँ। काट के डाल दिया। मतलब ये जो गैसुद्दीन तुगलक है, हाँ, वो हिंदू मतलब मुस्लिम धर्म नहीं अपनाए थे। मुस्लिम धर्म के हैं गैसुद्दीन तुगलक। मुस्लिम है। तुर्की वाला गाजी, गाजी होता है गाजी का मतलब बोल रहे हैं। जो मुस्लिम धर्म में नहीं है, वो उसके लिए काफिर है। जैसे अभी भी गाजी का मतलब काफिर, एक वर्ड होता है काफिर। काफिर उसको कहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म में को नहीं अपनाया हुआ, वो काफिर है हमारे लिए। काफिर मतलब गैर मुस्लिम को हम लोग काफिर मानते हैं, अपने से अलग मानते हैं। बात समझे? हाँ, क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़े। इसने एक 56 कोट, एक जगह है दिल्ली में, 56 कोट का निर्माण करवाया। हाँ, 56 कोट का निर्माण करवाया। 56 कोट का निर्माण करवाया। और ये कौन सी शैली में है तो पूछता है, तो रोमन शैली में है। ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर। अभी तक ना कोई व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि 1498 में रोम से पश्चिम से एक व्यक्ति आएगा, उसका नाम होगा वास्को डी गामा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ रोमन शैली का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो कि 1320 में देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, रोमन शैली देखने को मिल रहा है। हालांकि मेन रूप से रोमन शैली देखने को मिलेगा इंडो ग्रीक, या बोल सकते हैं इंडो रोमन, है ना। तो वो देखने को मिलेगा तुमको अंग्रेज के आने के बाद। अब देखो शैली क्या होता है, थोड़ा समझ लो। तुम शैली के बारे में नहीं जानते हो। शैली मतलब डिजाइन, बस हमारी शैली मतलब डिजाइन। जिस जिस डिजाइन से हर एक मंदिर, मस्जिद, है ना, चर्च, या फिर कोई महल, या कोई फिर बहुत सारे जितने भी, है ना, इमारत हैं, सारे बने हुए हैं, तो सारी शैलियों से बना होता है, मतलब डिजाइन बने होते हैं उसमें, और उसी को चीज़ को बोलते हैं शैली। अगर तुम यूपी बिहार के बहुत सारे मंदिर को उठाओगे, तुमको मिलेगा मथुरा शैली में। बात समझे? हाँ, अगर नीचे का उठाओगे दक्षिण का मंदिर को, तो वो तुमको मिलेगा नागर शैली और बेसर शैली। नागर शैली में छोटी निकासी होती है, छोटे 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 एकदम नकाशियाँ होती है। बेसर शैली थोड़ा सा हल्का मोटा। हाँ, तो पढ़ाएंगे तुम लोग को। फिर उसके बाद देखेंगे, हम शैली बता रहे हैं अभी। तो दक्षिण में हुआ नागर शैली, बेसर शैली। हमारे यहाँ मथुरा शैली, है ना, मथुरा शैली। अब देखो, जैसे इस्लाम वाला आया, उसको बोलते हैं इस्लामिक शैली, इस्लामिक शैली। क्लियर? और हमारा वाला शैली जब ऐड हो गया, तो उसको बोल देंगे इंडो इस्लामिक शैली। इंडिया और इस्लामिक मिला हुआ। बात समझे? हाँ, जब अंग्रेज आए, या फिर पश्चिम से बहुत सारे लोग आए, फ्रांस से आए, पुर्तगाल से आए, स्पेन से आए, डेनमार्क से आए, है ना, तब कुछ कुछ लोग अपना डिजाइन चेंज किया, और वहां से कुछ डिजाइन लेके आया, और दोनों डिजाइन को मिक्स करके एक डिजाइन बनाया। उसको बोलते हैं इंडो रोमन शैली। क्या बोलते हैं? इंडो रोमन शैली। मतलब इंडिया वाला शैली और रोमन वाला शैली दोनों मिक्स हो गया। बात समझे? और उसको बोलोगे सर तो ये सब शैली हम कहाँ पढ़ेंगे? तो आर्ट एंड कल्चर का एक सब्जेक्ट है, उसे पूरा शैली पढ़ना है, पूरा नाच गान, हर एक जगह के कहाँ कहाँ नाच गान होता है, हर जगह कल्चर क्या है, पहनावा क्या है, कौन कौन सा नृत्य है, कौन कौन सा मंदिर कहाँ कहाँ है ना, कौन कौन से शैली बने हुए हैं। बात समझे? खान पान सारा कुछ एक आर्ट एंड कल्चर होता है, उसमें पढ़ना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लो। एक व्यक्ति है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से विवाद था। ये विवाद समझाते हैं क्या विवाद था। जो निजामुद्दीन औलिया से विवाद था 5 लाख के लिए, 5 लाख दिनार के लिए, है ना। अब एक कहानी सुना देते हैं, है ना, धन वापसी पर। और निजामुद्दीन औलिया है कौन, तो ये भी जान लो। निजामुद्दीन औलिया जो है एक सूफी संत है, सूफी संत है। अब थोड़ा सा समझ लो कि सूफी संत और निजामुद्दीन औलिया की कहानी क्या है। हाँ, यहीं पर एक, हाँ यही, क्या बोल रहे हो? निजामुद्दीन औलिया, हाँ, एक सूफी संत है, और 5 लाख दिनार के लिए विवाद था। यहीं पर निजामुद्दीन औलिया का एक स्टेटमेंट है, हजुना दिल्ली दुरस्त आ।
देखो स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में, है ना। अब थोड़ा समझ लो कि ये कहानी क्या है, जो हजना दिल्ली दुरस्त है। अब थोड़ा सा कहानी समझ लो, कहानी क्या है, थोड़ा सा सुनना अच्छा से। एक विवाद हो गया था, हालांकि ये संत में आते थे। इसके बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किया कि निजामुद्दीन औलिया ने अपने प्रभाव में ले लिए कि तुमको हम राजा बनाए। देखो एक संत का प्रभाव भी क्या हो सकता है, जो तुम लोग समझ सकते हो। बोल सकते हो कि एक तरह से कि अभी मान लो कि अभी बहुत सारे संत हैं हमारे यहाँ, अगर संत लोग बोल दें कि इनको वोट देना है तो उस जगह का वोट लगभग लगभग कन्फर्म हो जाएगा, लोग देंगे वोट, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर होते हैं उनके। इनका ये फॉलोअर बड़ी मात्रा में था। ये ऐसे वाले संत थे कि ये सत्ता को पलट सकते थे, सत्ता को बना सकते थे। ऐसे वाले संत थे, छोटे मोटे संत नहीं थे। और इनका विवाद हो गया किनसे, गयासुद्दीन तुगलक से। क्यों, अब पता नहीं कब 5 लाख रुपए लिए थे या ना लिए थे, तो विवाद की बात है, तो वो जाने ये जाने। लेकिन इनको से विवाद हुआ कि 5 लाख रुपया हमको लौटाओ। कौन, किसने बोला, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो निजामुद्दीन औलिया बोले काहे का 5 लाख रुपया रे, हम कब लिए तुम्हारा 5 लाख। तो बोले उस समय लिए थे ना जिस समय आप घर बना रहे थे। तो बोले कि हम घर बना रहे, तुमसे पैसा कब लिए। बोले नहीं लिए। देखो निजामुद्दीन औलिया से एक विवाद और है। निजामुद्दीन औलिया जो है बड़े संतों में आते हैं। निजामुद्दीन औलिया इसलिए भी नहीं मिलना चाह रहे थे, या फिर इसलिए विवाद हो गया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी के जब सत्ता पलट हुआ है ना, तो गयासुद्दीन तुगलक मेन प्रभाव में आना शुरू हुआ। तो ये तुर्क और अफगान वाला भी कहानी अभी तक मेन रूप से चलता है, बात समझे। तो ये कहानी ये भी चलती है कि तुर्क और अफगान, इसके बाद तुर्की वाले लोग आ गए, तो निजामुद्दीन औलिया के बनना मतलब मतभेद होना शुरू हो गया। अब कहानी आती है कि 5 लाख का विवाद। अब इतने टाइम में क्या हुआ कि विवाद चलते चलते क्या हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल की अभियान पर निकलना पड़ा। मतलब बंगाल, देखो दिल्ली से बंगाल कितना दूर है, मगर मैप में उठा करके देखो तो बिहार, हाँ दिल्ली वहाँ है और बिहार, बंगाल तुम्हारा बिहार वाला इलाका में है ना, पश्चिम बंगाल वाला इलाका में। तो वहाँ से यहाँ गिरा हुआ निकाल के लो, ठीक है। अब देखो वहाँ से कौन चला, वहाँ से चला कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वहाँ से आया। आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली में उस समय क्या हो रहा था जिसमें गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान पे था। तो दिल्ली में क्या हुआ, तो दिल्ली में ये हुआ कि वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को अपने अंडर में लेने की कोशिश की, अपने मतलब समर्थन में लेने की कोशिश की निजामुद्दीन औलिया। वहीं पर एक स्टेटमेंट देते हैं कि हजना दिल्ली दुरस्त है, दिल्ली अभी दूर है। सुने हो ना कहावत, दिल्ली अभी दूर है, तो इसी का मतलब होता है दिल्ली अभी दूर है। स्टेटमेंट किनका है, निजामुद्दीन औलिया का। दिल्ली अभी दूर किसके बारे में कहा गया था, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। मतलब ऐसे प्रभाव वाले राजा थे, ऐसे जबरदस्त वाले राजा थे कि ये अगर चाहते ना तो गयासुद्दीन तुगलक को कहीं भी मरवा सकते थे। हाँ चाहते तो कहीं भी मरवा सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे थे। रीजन था कि इनके पास एक ऐसा मोटिव नहीं था कि ऐसा कोई राजा हमको मिले जिसको हम अपने गद्दी पर बैठा करके उसको हम कंट्रोल करें। लेकिन तब मिला, हाँ हाँ, फिर इनको मिला कौन, एमबेटी मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं का बेटा। बेटा को बकावा में लिए, बोले रे तुम राजा कहीं नहीं बनोगे, तुम भी तो योग्य हो, तुम्हारे बाबूजी गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। बोले कि बात तो आप भी सही कर रहे हैं। नहीं, निजामुद्दीन औलिया बोले एमबेटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, इसके बाद वाला जो इसका बेटा होगा इसको, कि तुम भी तो बड़ा हो गया है ना, 22 वर्ष का हो गया है, वोट डाल ही रहा है, आधार कार्ड पैन कार्ड बन गया तुम्हारा, तो राजा बनने में क्या दिक्कत है। बोला बढ़िया बात सर, राजा तो हम भी बन सकते हैं। तो बोला कि इसके लिए समर्थन चाहिए लोगों का। बोले हम दिलवा देंगे, हमारे पास ऑलरेडी समर्थन है, वोटिंग चाहिए हम करवा देंगे, बात समझे। तो बोले हमारे बाबूजी जो अभियान पर गए हैं वो आएंगे, तो रे वो आ ही नहीं पाएगा, उसका हम अपना सेटलमेंट कर दिए हैं, कहाँ पर उसको मारना है कैसे मारना है। जो जैसे दिल्ली ये बंगाल के अभियान पर जब गया हुआ था, तो बंगाल के अभियान के आने के समय बिहार में पड़ती है गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे रुकता है ना, यूपी में गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे रुकता है। और वहीं पर एक 56 कोट का महल जिसका निर्माण करवाया था, एक वहीं पर एक किला था, किला नहीं बोल सकते उसको, एक महल बोल सकते लकड़ी का, वो लकड़ी का महल इस पे गिरा दिया गया था। किस पे, गयासुद्दीन तुगलक पे। इसकी वहीं पर डेथ हो गई। मतलब बोल सकते हो, हाँ 1325 में। अगर बोल सकते हो कि गिराने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था एमबेटी, जो ऑर्डर देने वाला व्यक्ति था। उसके बैकग्राउंड में ऑर्डर देने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था निजामुद्दीन औलिया।
निजामुद्दीन औलिया के इससे 2 फायदे हुए। पहला कि 5 लाख का विवाद जो था वो खत्म हो गया। दूसरा कि हम जो राजा चाह रहे थे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली वहाँ का मेन केंद्र है अभी तक का, हम जो राजा दिल्ली में चाह रहे थे तो वो कंट्रोल हो जाएगा इससे। जितना दिन तक कंट्रोल रहे, उसके बाद तो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जितना दिन तक कंट्रोल रहे वो कंट्रोल में रहेगा। निजामुद्दीन औलिया एक व्यक्ति से और नहीं मिला था, वो व्यक्ति है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से इसलिए गुस्सा था कि वो जहां मन तहां लड़ाई कर रहा था। वो तो हाँ, बदमाश है। दूसरा टाइप का वो था वो कि मुस्लिम भी है, हाँ, उससे बड़ा तो निजामुद्दीन औलिया को एक भिजवाया वो चिट्ठी कि रे हम मिलना चाहते हैं आपसे, जो निजामुद्दीन औलिया को बुलाया जाए। निजामुद्दीन औलिया छोटे मोटे संत थोड़ी है, वो तो बड़े से बड़े संत हैं। और बस संत तुमसे मिलने क्यों आएगा? सीधे सीधे भाषा में बात करते हैं, संत तुमसे मिलने क्यों आएगा? वो अपना फायदे के लिए आए हैं? आए होंगे तो। हाँ, नहीं अपना फायदा के लिए तुम आओगे ना, संत क्यों फायदा के लिए आएगा? संत का क्या फायदा संत को? अब प्रेमानंद जी महाराज हमसे किसी से और इस मिलने आएंगे क्यों? तो फायदा है उनको, तुम जाओगे उनके पास, लेकिन वो मिलना भी चाहे तो भी मिल पाओगे। तब क्या होता है कि निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक चिट्ठी भिजवाया। अब अलाउद्दीन खिलजी तो उस टाइम बैठा भी कि हम हमारे दरबार में आकर के मिले, लेकिन औलिया भी कम में नहीं थे, बोले कि हम नहीं मिलेंगे, जाओ बोल तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलने का मन है। बोले ठीक है हम मिल लेंगे। बोलना कि निजामुद्दीन औलिया के घर में 2 दरवाजे हैं, एक से घुसेगा दूसरे से हम निकल लेंगे, लेकिन हम उससे मिलेंगे नहीं। अच्छा एक बार हम बताए थे। हाँ, बात समझे? दरवाजा था पीछे हाँ, तो यही वाला व्यक्ति है ये। देखो हमारे यहाँ संतों का मेन प्रभाव रहा है, हम संतों के बारे में बात करते हैं, संतों सन्यासियों का मेन प्रभाव रहा है। एक कहानी तुम लोग को हम शायद यहाँ तो नहीं सुनाए होंगे, लेकिन हम और भी वीडियो में देख लेना तो सुनाए होंगे। तो उसमें एक व्यक्ति है सिकंदर। सिकंदर जब भारत आ रहा था ना, सिकंदर जब भारत आ रहा था तो सिकंदर के गुरु थे कौन? अरस्तु। अरस्तु इस बात पे बोल रहे थे कि एक काम करो, तुम भारत आओ, भारत जाने के दरमियान एक काम करना कि वहाँ का कोई सन्यासी होंगे ना, एक सन्यासी को लेकर के आना। मतलब देखो विद्वान व्यक्ति होते हैं ना सन्यासी, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल होता है उनको, बात समझे? देखो कभी तुम देखो नागा साधु, देखो नागा साधु को है, कब देखोगे? 2016 मारेंगे, 2016 2024 में इस बार कुंभ मेला लगा था 25 में, उज्जैन में लगा था ना? हाँ उज्जैन में लगा था तब। तब गया। अच्छा गए देखे थे? जिस समय तुम कड़कती ठंड में नहा नहीं पाते हो, कपड़ा नहीं खोल पाते हो, और नागा साधु तांडव करते हैं, तो क्या है उनके इंद्रियों पर कंट्रोल है, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, भस्म रगड़ लेते हैं, बस वैसे ही रहते हैं हमेशा, उनके इंद्रियों पर कंट्रोल है, बात समझे? इसलिए उनको ठंड गर्मी बरसात लगना मतलब लगभग कंट्रोल होगा तुम्हारे इंद्रियों पे, तो वो भी लगना बंद हो जाएगा, बात समझे? अगर बोलोगे सर सही मायने में जैन धर्म में बोल देते हैं कि सर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई या बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या होता है? किताबें पढ़े थे वो नहीं, वो अपने माइंड पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिए थे। तुम्हारे इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। जय किशोरी के बारे में कुछ बात सुने? कौन है जय किशोरी? जय किशोरी जो है कौन? जो भजन करती है। भजन करती है कि जय किशोरी? नहीं, हम देखो हम बाबा को फॉलो करते हैं, हम अच्छे अच्छे बाबा को फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी है हाँ हाँ ठीक है वो पता है उठाती है ना कि उनका हमको समझ में नहीं आता। हम जो वो जो लड़की रहती है जो हाँ अच्छा हम जो फॉलो करते हैं ना उनको थोड़ा सा अलग है। हम फॉलो करते हैं प्रेमानंद जी महाराज को, हम फॉलो करते हैं राम भद्राचार्य को। हाँ प्रेमानंद जी एक नाम सुने हो राम? सही इसको अच्छा देख लिए हम, थोड़ा मोड़ी देखे हैं कहीं रील में। इनका थोड़ा देखो statement राम भद्राचार्य व्यक्ति ऐसे हैं, तुम लोग शायद सुने नहीं होगे, राम नाम सुने हो? राम भद्राचार्य सुने हो? अंधे हैं, हाँ अपने अंधे होने के बाद उन्होंने 54 किताबें लिखी है, अच्छा एक दो व्यक्ति किताबें नहीं, 54 बस माई 54 किताबें लिखी है। मतलब उनके पास वो लोग बैठते थे, अब्दुल कलाम जैसे लोग उनके नीचे बैठते थे, ज्ञान लेते थे उनसे, वो व्यक्ति हैं वो। हाँ बहुत सारे बाबा को फॉलो करें, यहाँ से हाँ वो यहाँ से देखते ज़्यादा और फॉलो मतलब करते हैं। अभी जिंदा ही है। हाँ हाँ हाँ। कौन सा? अब देखो हम संतों के बारे में बता रहे थे तुम लोग को। एक संत है हमारे यहाँ, तब जब सिकंदर आया, हमारे सिकंदर आया, तो सिकंदर आने के बाद यहाँ सन्यासी को ढूंढना शुरू किया। एक जंगल में गया, सन्यासी मिले, बोले हम सिकंदर हैं। बोला ठीक है तुम सिकंदर हो, बंदर हो, बैठो। बैठा बेचारा, बोला कि हमारे साथ चलना है आपको। बोले ऑर्डर दे दो हमको। यार हम तो सिर्फ भगवान का ऑर्डर लेते हैं, तुम कहाँ से आगे ऑर्डर देने वाले? हम तो यहाँ के राजा का ऑर्डर ना ले, और तुम बाहर से आए बोल रहे हो चलना है हमको। तो बोले ठीक है, बोले कि नहीं चलेंगे। बोले मार देंगे, मार दो। तब सिकंदर को दिमाग में आता है भाई साहब तो यहाँ तो डर ही खत्म हो गया है,
बात समझे? एक व्यक्ति को और बता दें, तानसेन के गुरु है हरि सिंह, हरिसेन, है ना? तानसेन के गुरु है हरिसेन। अकबर के दरबार में थे तानसेन, जाते थे, सिंगिंग विंग करते थे। अकबर के दरबार में थे तानसेन। तानसेन को बोला अकबर कि रे तुम इतना गाते हो, तुम्हारे गुरु कितना गाते हो? बोले कि हमारे गुरु जी बहुत जबरदस्त गाते हैं। बोला ठीक है, एक आध दिन बुलाओ, है ना, डीजे लगवाते हैं, सिंगिंग का प्रोग्राम करवाते हैं। बोला कि नहीं, कहाँ से भी जाएगा? अरे जो भी है ना, प्रोग्राम करवाते हैं, अच्छा खाना पीना रखेंगे, बुलवाओ। बोला नहीं आएंगे। बोला ठीक है, नहीं आएंगे तो हम चले जाते हैं वहाँ पे संगीत कुटिया में, ये संगीत सुनेंगे उनका। बोले कि वो आपको सुने भी नहीं करेंगे। बोला का है? तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए गाते हैं। किनके लिए? तो श्री कृष्ण के लिए, मतलब हरि के लिए गाते हैं। बोलो कि ऐसा बात है? बोला ठीक है। अकबर कितना बड़ा राजा है, सुने होंगे, बहुत बड़ा राजा है, बहुत साम्राज्य है, सत्ता है, सब कुछ उसके पास। अकबर तुलसीदास की चप्पल उठाता था बस। हाँ, कविता में हम देखे हैं। हाँ, अकबर जो है, तुलसीदास उसमें जो थे, जो रामायण लिखे हैं, रामचरितमानस, उनकी चप्पलें उठाता था, खराऊं उठा करके माथे पर लेकर जाता था पीछे पीछे, अकबर। अब सोचो कि अब यही से शुरू होती है कि एक विद्वान और एक धनवान की कहानी। बहुत बच्चों को लगता है कि सर पैसा है तो सब कुछ है। नहीं, विद्या है तो सब कुछ है। दोनों चाहिए। नहीं, विद्या सब कुछ है, पैसा फिर भी झुकेगा विद्या के सामने। तब भी झुक रहा था, आदि काल में भी झुक रहा था, आज भी झुक रहा है। जब आइंस्टीन, एक व्यक्ति की कहानी और सुनाते हैं आप लोग को। आइंस्टीन, है ना, आइंस्टीन का जब पूरा का पूरा जल गया, उनके घर में आग लग गई, उनकी पूरी रिसर्च जल गई, पूरा का पूरा रिसर्च जल गया, है ना। तब मीडिया वाले आते हैं, अब बड़े साइंटिस्ट भी थे, तो मीडिया वाला आए, मीडिया वाले बोले अरे आपका तो पूरा का पूरा जल गया। तो बोला एकदम सही, कल से रीस्टार्ट, कल फिर से नया शुरू करेंगे, नया सीखेंगे। जल गई तो जल गई, बस समझ में, वंस अगेन होगा फिर से। तो देखो, तुम लोग एग्जाम देते हो यार, नहीं फेल हुए, पास नहीं हुए, फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, तुम उसको वहीं पर छोड़ दो, खत्म हो गया, वो सोचना ही नहीं उसके बारे में, सोचना ही नहीं, ना भूल जाओ, वो कहानी खत्म हो गया तुम्हारा। नहीं पास हुए, अगले वाले को देखेंगे, रिजल्ट नहीं आया, नहीं आया, अगले वाले को देखेंगे, दिमाग में लेके चलो। बस भाई, बस मारे एमटीएस एग्जाम ले लेगा हाल फिलहाल में। तुम लोग क्लास नहीं है रे तुम लोग का?